नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को आसान बना रही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ले रहे हैं। लेकिन यूपी में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि लोगों को लूटने वाले ये साइबर ठग सीएम योगी के रडार पर आ चुके हैं। सीएम योगी ने साइबर अपराध को लेकर न केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ योगी सरकार कैसे काम कर रही है उसके बारे में भी बताया गया। अगले आधे घंटे में हम साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, आपके फोन पर आने वाले अननोन मैसेजेस आने पर क्या करें, डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे कैसे बचें, और अगर इसका शिकार हो जाते हैं तो क्या करें, ऐसे कुछ जरूरी सवालों पर एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी का दरअसल पत्र सामने आया है और इसी पत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। साइबर फ्रॉड से कैसे बचाव करें और साइबर फ्रॉड मुक्त कैसे उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है, इस पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेशवासियों के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर भी जारी किया, पत्र लिखा है, जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है, जागरूक करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। साइबर अपराध की चुनौतियां बढ़ी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन मोड में है। थानों में साइबर फ्रॉड सेल बनाया गया है, जो साइबर फ्रॉड के मामलों की जांच करती है। साइबर अपराध की चुनौती भी बड़ी है और इसी पर आज चर्चा हम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हम साइबर अपराध फ्री बनाना चाहते हैं और इसमें लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अशोक धर जी हमारे साथ मौजूद हैं और रमेश चंद्र हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल मिश्रा, कैसे उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम फ्री स्टेट बनाया जा सकता है, इसमें लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? जी नमस्कार। अगर हम बात करें साइबर अपराधों को रोकने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें जो आता है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हम अपने आप को इन साइबर अपराधों से बचा पाएंगे। अधिकतर जो केसेस आजकल सामने आते हैं जिसमें साइबर अपराध लोगों के साथ होता है, उसमें दो कारण उसके विशेष तौर पे हैं। पहला जो कारण है वो है लालच और दूसरा जो कारण है वो है डर। कई बार आपको लालच दे करके आपके साथ अपराध किया जाता है। लालच कैसा होता है कि आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, या आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, या आप अगर अपना कोई सामान बेचने जा रहे हैं, आपने अपना कोई मोबाइल फोन बेचने का सोचा और किसी व्यक्ति ने, आपने 90,000 रुपए कोट किया, अगला व्यक्ति 90,000 में तुरंत खरीदने को तैयार हो गया, तो आपके मन में लालच आता है कि तुरंत बिक जा रहा है मेरे मनचाहे रेट पे। तो ये लालच एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है डर। जैसे अधिकतर जो डिजिटल अरेस्ट से संबंधित केसेस होते हैं उसमें डर दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, आपको बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आपके नाम से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। इस तरह की चीजों को बता करके लोगों को इस तरह के ट्रैप में फंसाया जाता है। तो विशेष तौर पे अगर जब तक लोग अवेयर नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, ऐसे अपराध लगातार होते रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बृहद तौर पे कैंपेन चलाने की जरूरत है, जिसमें लोगों को अलर्ट किया जाए, अवेयर किया जाए। इसमें पुलिस को भी आगे आना होगा, इसके साथ साथ बैंक्स को आगे आना होगा, प्लस अदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक मिशन मोड में इस चीज को लेकर के एक ड्राइव चलानी होगी, तभी इन चीजों को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण वजह है कि लालच और डर, इसके साथ अज्ञानता है, यानी अज्ञान है, आपको जानकारी नहीं है तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। राहुल जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। रमेश चंद्र जी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं इस तरह के मामलों में। रमेश चंद्र जी, आपके साथ क्या हुआ है, आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरा डायलिसिस चल रहा था उस दिन 3 अक्टूबर को। तो मेरे पास 3 फोन आए कि ऐसे ऐसे बॉम्बे में आपके
आधार कार्ड से कोई सिम निकला है, उस पर फ्रॉड हो गया है, जिसमें एक लड़की पीड़ित थी, उसको परेशान किया जा रहा था, कर दिया वो, उसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, बॉम्बे से उसमें कोलाबा बॉम्बे स्टेशन लिख के आ रहा था, पुलिस स्टेशन। तो मैंने मन में सोचा कि हो सकता है सही होगा। मैं तो कभी बॉम्बे गया भी नहीं, बॉम्बे में लास्ट 2011 में गया था। तो नहीं, आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। उधर से फिर एक और फोन साथ में आता है 1 मिनट के बाद में कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस और है। नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के चेयरमैन थे, तो उन्होंने आपको 10% दिया है। तो जो भी आपका अमाउंट आपके मतलब फिक्स डिपॉजिट में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो या आपके पीपीएफ में हो, इसकी जांच होगी। मतलब मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं उस समय डायलिसिस चल रहा था, तो मैं घर में 1 बजे पहुंचूंगा, तब आप करिए। फिर 1 बजे मेरे पास फिर फोन आया जी। तो आया कह जी मैं ऐसे कुलाबा पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मच्छिंदर पाल बोल रहा हूँ, ये केस हो गया है। आप बोल के बताइए करके कि हमें कभी वहां गया ही नहीं और ये नहीं गया, हम तो हम नोट कर लेते तो आपको ही हो जाएगा। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपके साथ में, और वो नेशनल मतलब सीक्रेट वाला केस है, तो इसलिए वो किसी को बताना नहीं है आपको किसी भी दशा में जी। 2 मिनट के बाद में फिर मेरे पास आता है सीबीआई ऑफिसर बन के गया और सामने बैठता है मेरे, अच्छी अंग्रेजी अच्छा वो करके सब बोलता है मेरे से। कहा तो मैं उसे थोड़ा लगा, मैं बोला यार कि तो आप तो फ्रॉड हो। मैं आपको फ्रॉड कैसे लगता हूँ? मैंने कहा उसको फ्रॉड है, लेकिन मैं यहाँ तक मैं उसको ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे पाया। मैंने ठीक ठाक था, अंग्रेजी भी बोल रहा ठीक ठाक, और थोड़ा सा फिजिकल और ड्रेस पहन के और वो हो रहा, हो सकता है यार सही बात हो। तो उसी में धीरे धीरे उसने मेरे से सारे पूछे कि कितने आपके मतलब खाते हैं, उन खातों में कितना कितना पैसा है। मुझे यार ये पूछने की क्या जरूरत है, तो लेकिन नहीं आपको बताना पड़ेगा ये। तो मैंने वो बता दिया कि पीपीएफ खाते में इतना पैसा है मेरा, और म्यूचुअल फंड में इतना पैसा है, हाँ ये, और शेयर में मेरा इतना पैसा है जी। तो उसी पे उन्होंने वो टारगेट बना लिया और बना के कहा मेरे से कि देखिए ये दोनों मियां बीवी के बात किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना। तीसरे व्यक्ति को बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदमी ये केस चल रहा है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आप वही बीमार हो। तो मेरे साथ मतलब ये कि बच्चे आपके कहाँ सेटल्ड है, मैं मतलब ठीक है। पूरी जानकारी रमेश चंद्र जी आपसे ले लिया गया, फाइनेंशियल चीजें जानकारी ले ली गई, आपके फैमिली डिटेल के बारे में जानकारी ले ली गई, पैसे भी ट्रांसफर करा लिए गए आपसे? हाँ, पैसे ट्रांसफर मेरे से मतलब उन्होंने 3 खाते मुझे बताए थे करके, और जाके इस पे ऐसे करो आरटीजीएस करिए आपका। तो एक तो मेरे 9 अक्टूबर को खाता किया, 20 लाख रुपए निकले थे उसमें। हाँ, और बाकी 23 लाख इन्होंने 21 नवंबर को, और 11 दिसंबर को 10 लाख रुपए। रमेश जी, फिर आपको इतने पैसे देने के बाद आपको कब एहसास हुआ कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए, और शिकायत किया आपने, उस पर एक्शन क्या हुआ? 11 दिसंबर को ही मुझे हो गया, जब मैं उसको बार बार फोन कर रहा हूँ, और जो मुझे 24 आवर्स मतलब अपने उसमें रखते थे करके सर्विलांस में, तो मुझे लगा कोई फोन नहीं उठा रहा। तो मुझे आभास हो गया। मैंने अपनी मिसेज से पूछा करके आपसे बात हुई थी कितनी देर की, कहा 72 घंटे में वापस हो जाएगा पैसे का, लेकिन वो पैसे हो नहीं पाया। फिर मैंने 15 दिसंबर को FIR दर्ज कराई कोना थाने पुलिस स्टेशन कानपुर में, तो उन्होंने वो तो कर दिया। उसके बाद में आज तक 15 दिसंबर से लेके आज 5 तारीख है, कोई ना मेरे से मैंने इंट्रोगेशन करने आया, और मैंने पूछा भी करके भाई किसको आपने जांच दे रखी है। उन्होंने को करने के सब इंस्पेक्टर हैं विनीत कुमार हैं, तो उनसे मैं परसों मिला, मुझे आपने क्या कार्रवाई की, जाके गया उनके पास का। मैंने कहा ना आप मेरे से इंट्रोगेशन करने के लिए आए घर पे मेरे, ना कुछ आए करके। भाई क्या है कि हमने कहा रिपोर्ट भेज रखी साइबर क्राइम को। ठीक है रमेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। दरअसल रमेश चंद्र जी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ उस मामले में अभी तक एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ अशोकधर जी मौजूद हैं। अशोकधर सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये लेटर की बात नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सतर्क रहिए, और योगी सरकार एक्शन मोड में भी है। साइबर थानों का अलग से गठन भी किया गया, डिस्ट्रिक्ट में अलग सेल के भी गठन किया गया थानों में।
जो प्रयास योगी सरकार की तरफ से किया गया साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए, उसे किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए कुंदन जी, जो प्रदेश सरकार ने अभी तक प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। प्रदेश में जितने थाने 75 जिले हैं, 75 जिले में हर जिले में एक साइबर थाना खुल गया है, चालू हो गया है। इसके अलावा प्रदेश में लगभग 1500 1550 करीब थाने हैं। हर थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क का भी गठन हो गया है। तो ये प्रयास तो ठीक है। आज अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हस्तलेख में एक नागरिकों के नाम पाती लिखी, उसको मैंने भी सुबह सुबह पढ़ा जो है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि नागरिकों में बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की करीब आबादी है। नागरिकों में सामूहिक स्तर पर, बड़े स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। ये प्रयास सरकार करना चाहिए, सरकार को और प्रयास, पुलिस को भी और प्रयास करना चाहिए। मेरा खुद का अनुभव है, चाहे वो ट्रैफिक नियमों के पालन के बारे में हो या साइबर अपराध के बारे में हो, जमीनी स्तर पर नागरिकों में जागरूकता आने में काफी समय लगता है। उस समय को कम करने के लिए और प्रयास किए जाएं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या रेडियो स्टेशन वगैरह, इनके माध्यम से सहयोग लेकर के इसके बारे में नागरिकों को रोज अगर रोज संभव नहीं तो महीने में 10 दिन कम से कम जागरूक करने की जरूरत है। और जागरूकता के लिए अगर सरकार को, पुलिस विभाग को और धन भी खर्च करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल बेझिझक और धन खर्च करके, प्रचार करके थानों पर नागरिकों की मीटिंग भी की जा सकती है। महीने में एक बार 50-100 लोगों को बुला मीटिंग करके भी जितना जागरूकता का स्तर बढ़ेगा उतने ही साइबर अपराधों में कमी आएगी। मोटे तौर पर आपने भी और राहुल जी ने बता दिया है कि साइबर अपराध होने के प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। एक तो जागरूकता की कमी या अनभिज्ञता, दूसरा डर और तीसरा लोभ। ये 3 ही प्रमुख कारण है इस अपराध के होने में। तो जागरूकता के स्तर में बढ़ाने के लिए और काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो अभी पीड़ित व्यक्ति हैं, आपके चैनल पर जो बता रहे हैं, अपने आप बीती बता रहे हैं, उसको बात को भी ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि थानों पर या प्रदेश में थानों पर और पुलिस कर्मियों को लखनऊ में बुला करके या मंडल स्तर पर बुला करके और पुलिस कर्मियों को एक आध हफ्ते की ट्रेनिंग दिला करके, जो साइबर के एक्सपर्ट है या पुलिस विभाग में तमाम जानकार अधिकारी हैं, उनसे 4-5 दिनों या 1 हफ्ते का लेक्चर दिला करके, समझा करके, बता करके, वर्कशॉप करा करके थानों पर तैनात कर दिया जाए तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। इसको करने की आवश्यकता और जल्दी करने की आवश्यकता है। जैसे एक अभियान बना करके 15 दिन में, महीने भर में ट्रेनिंग दे करके उनको थानों पर तैनात कर दिया जाए, लगा दिया जाए। वो साइबर हेल्प डेस्क जो है वहां लगा दिया जाए, जो है इससे नागरिकों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, जागरूकता बेहद जरूरी है, हर माध्यम से जागरूक करने की जरूरत है। राहुल, हमें बताइए कि पहले जो है कम पढ़े लिखे लोग शिकार हो जाते थे, ओटीपी पूछ लिया जाता था, कहा जाता था भाई आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा, आप डिटेल दीजिए, नया जारी होगा, ओटीपी ले लेते थे, वैसे फ्रॉड होता था। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग शिकार हो रहे हैं, डर भी दिखाया जाता है, और ये जो शिकार हो रहे हैं वो तो लालच या फिर डर की वजह से शिकार हो रहे हैं। कैसे बचाया जाए इन लोगों को? क्या जागरूकता में कहीं पर कोई कमी है? ज्यादा जागरूकता अभियान की जरूरत है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, 1-to-1 हो, क्या करना चाहिए राहुल? देखिए, साइबर अपराध किसी के साथ भी हो सकता है। वो व्यक्ति, इससे मैटर नहीं करता कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या अनपढ़ है जी। इनफैक्ट साइबर क्राइम्स को इंटेलेक्चुअल क्राइम माना जाता है। माना जाता है जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होता है। इसी वजह से इस तरह के अपराध बहुत बृहद स्तर पर बढ़ रहे हैं। जैसा अभी अवेयरनेस की बात आपने कही, कई बार लोग अवेयर तो रहते हैं, बेसिक अवेयरनेस है कि हमें ओटीपी नहीं बताना है, बट आजकल जो अपराध हो रहे हैं उसमें अपराधी आपसे डायरेक्टली ये कह के नहीं ओटीपी पूछता कि आप अपना ओटीपी मुझे बता दीजिए।
कोई भी अपराधी आपसे ये नहीं कहेगा कि अपना ओटीपी मुझे बताइए। वो क्या करेगा, आपका ओटीपी लेने के लिए आपके फोन में एक एपीके फाइल इंस्टॉल करा लेगा। .apk फाइल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, या टीम वीवर जैसी एप्लीकेशन होती है, टीम वीवर हो गया, एनीडेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, इस तरह की ऐप अगला व्यक्ति आपसे धोखे से इंस्टॉल करा लेता है। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपके पूरे फोन का कंट्रोल अगले व्यक्ति को दे देती है। उस केस में अगले व्यक्ति को आपसे ओटीपी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगला व्यक्ति आपका पूरा फोन कंट्रोल कर पाता है रिमोटली, जैसा आप टीम व्यूवर से करते हैं। इसी तरह से जो अपराध करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे आजकल जो डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड केसेस हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, अगला व्यक्ति आपके सोशल मीडिया से आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। जैसे कोई आपके फेसबुक पे जाए तो उसको पता चल जाएगा आपका नाम क्या है। अगर आपने रिलेशनशिप में लिख रखा है ब्रदर, फादर, मदर, तो उसको पता चल गया आपके माता पिता का क्या नाम है। आपके ठीक है राहुल जी, उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए लोग भी अवेयर होंगे और जो आपने सुझाव दिए हैं उसका फायदा लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।